Dear students, good morning. Today we are going to talk about why electronic energy is negative. Number one, this is what we have to discuss कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो नेगेटिव क्यों होती है. दूसरा हमने आज के वीडियो में जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि हाउ बोहर मॉडल ऑफ एटम इज एबल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन. एंड तीसरा हमने इनकी लिमिटेशंस के बारे में बताना है. तो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो नेगेटिव क्यों होती है. आपने पिछले टॉपिक में सबने देखा था या सबने वीडियो में देखा था, तो हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लिख रहे थे -2π² me4 अपॉन n² h² इंटू z². बहुत ही हैवी सी एक्सप्रेशन है. और मैंने बताया था m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, h प्लैंक कांस्टेंट होता है, z एटॉमिक नंबर होता है, n होता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है. तो इन सभी में आप देख सकते हो कि यहाँ जो साइन है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का वो नेगेटिव दिखाया गया. ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का साइन दिखाया है. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमने बहुत सारी वैल्यूज़ मैंने आपको सॉल्व करके दी थी, पर मैंने कहा था कि चलो एक सिंपल सी वैल्यू उसमें से उठा लेते हैं. 1312/n² किलो जूल पर मोल. तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो नेगेटिव यहाँ पे शो की गई है. तो अब हमें ये एक्सप्लेन करना है बेसिकली कि ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो नेगेटिव क्यों है. देखिए ऐसा है कि सपोज ये एटम है आपके पास, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से. ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से. तो जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है न्यूक्लियस से, तो इसकी एनर्जी जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे किसके इक्वल लेंगे? ज़ीरो के इक्वल लेंगे. यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज अज्यूम टू बी ज़ीरो बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड इट हैज़ नो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन. अब जो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें ये बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन बोहर मॉडल ऑफ एटम में तो चलो यही बताया गया कि इलेक्ट्रॉन अपने शेल्स में रहता है. तो हम थोड़ा सा वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें डालते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है तो न्यूक्लियस की तरफ जाएगा. तो जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से नीचे या ग्राउंड स्टेट मतलब के शेल पे जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में. अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितनी है? ज़ीरो है. अब आप उसे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ लेकर के आ रहे हैं, तो वो एनर्जी लूज कर रहा है. किस में से लूज कर रहा है? ज़ीरो में से लूज कर रहा है. अब कोई चीज़ ज़ीरो में से एनर्जी को लूज कर रही है तो फिर उसकी एनर्जी जो है वो कितनी आनी चाहिए? नेगेटिव. अगर आप ज़ीरो में से भी कुछ लूज करते हो तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. सपोज आपके पास जो है 100 रुपीज़ है, ठीक है, आपने 100 रुपीज़ स्पेंड कर लिए तो आपके पास 0 रुपीज़ हो गया, आपके पास कोई पैसा नहीं बचा. उसके बाद आपको और 100 रुपीज़ स्पेंड करने हैं, तो आप फिर शायद लोन लेंगे, तो आप डेप्ट में चले जाएंगे, तो आपका जो बैलेंस शीट है वो पॉजिटिव से क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो ज़ीरो है, लेकिन अगर वो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी लूज़ करके आता है. तो जब कोई ज़ीरो से एनर्जी लूज़ करता है तो उसकी एनर्जी को कितना माना जाएगा? नेगेटिव माना जाएगा. सो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता रहता है फ्रीक्वेंटली कि वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज़ नेगेटिव. ये मैंने आपको नोट्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नोट्स में मैंने ये अच्छे से लिख के दिया हुआ है. आप वहाँ से इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं.
तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है कि वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। ठीक है, ये मैंने सारा इसमें लिख दिया। उसके बाद हमने जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा कि हमने एक तो ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है। दूसरा हमने ये पढ़ना है कि बोहर थ्योरी जो थी हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाई। जब मैंने स्पेक्ट्रा का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने जब लाइन स्पेक्ट्रा की बात की थी तो मैंने कहा था कि लाइन स्पेक्ट्रा को एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। तो बोहर थ्योरी हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाई या एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाई। आपने पिछली वीडियो में ही हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था, जिसमें बताया था कि हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें से ब्लूइश लाइट निकलती है, और उस ब्लूइश लाइट को जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो प्रिज्म में से पास करने के बाद जो बाहर लाइट जो लाइंस एमिट होके आती हैं वो उनके डिस्कवरर के नाम पे उनका नाम रखा गया था। लेमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्न, हम्फ्री सीरीज़, याद है ना। तो बोहर की जो थ्योरी है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाती है। तो बोहर ने कहा कि नॉर्मली जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है या के शेल में होता है तो उसकी इस स्टेट को कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, और उसकी एनर्जी जो है उस वक्त क्या मानी जाती है, E1 मानी जाती है। अब ये के शेल में मूव करता रहेगा बोहर मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंगली। ये जंप करके एल शेल में या एम शेल में नहीं जाएगा जब तक आप बाहर से एनर्जी नहीं सप्लाई करेंगे। नाउ लेट अस अज्यूम हमने एनर्जी सप्लाई कर दी। जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे और हम इतनी एनर्जी सप्लाई करेंगे, 1 क्वांटा एनर्जी सप्लाई करेंगे ताकि ये के शेल से जंप करके एल शेल में चला जाए इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन के शेल से जंप करके एल शेल में चला जाएगा तो एल शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 हो जाएगी। तो के शेल में कितनी थी, E1 थी, तो एल शेल में कितनी हो गई, E2 हो गई। तो दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या है, E2 माइनस E1। तो E जो है E2 माइनस E1 हम किसके इक्वल ले सकते हैं, डेल्टा E के इक्वल ले सकते हैं। तो E किसके इक्वल होता है, H न्यू। न्यू किसके इक्वल होता है, C अपॉन लैम्डा। तो इसका मतलब डेल्टा E इज इक्वल टू H न्यू इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। यानी कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो डेल्टा E के साथ रिप्रेजेंट की जाएगी और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में एल शेल में चला जाएगा। अब जब ये एल शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट मानी जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को लूज करके के शेल में दोबारा आ जाएगा। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब कि के शेल से एल शेल पे जाने के लिए उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, से 500 किलो जूल एब्जॉर्ब की थी हाइपोथेटिकली, के शेल से एल शेल पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉन ने सपोज 500 किलो जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करा। तो अगर उसको एल से वापस के शेल में आना है तो उसको 500 किलो जूल एनर्जी ही एमिट करनी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी एमिट होगी वो रेडिएशंस की फॉर्म में होगी, और उन रेडिएशंस की डेफिनेट फ्रिक्वेंसी और डेफिनेट वेवलेंथ होगी, और इससे स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती हैं और वो स्पेसिफिक कलर की होती हैं। तो इस तरह से स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन जो है वो शो करता है। तो डिफरेंट साइंटिस्टों ने इनको अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन को डिस्कवर करा था। जैसे किसी ने एल शेल से के शेल में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होगी उसका नाम अपने नाम पे रख दिया। अब जरूरी थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन एल शेल से ही के शेल पे आएगा, एम शेल से भी तो ग्राउंड स्टेट में यानी कि फर्स्ट शेल में आ सकता है, और हायर शेल से एन शेल से भी तो के शेल में यानी कि ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अकॉर्डिंगली कि इलेक्ट्रॉन कौन से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है वो एक स्पेक्ट्रल लाइन को प्रोड्यूस करेगा, और उन स्पेक्ट्रल लाइन के नाम डिस्कवरर के नाम पे रखे गए थे जिसका नाम था लेमन सीरीज, बामर सीरीज,
पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज, हम्फ्री सीरीज। इसमें मैं फिर से आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ शेल से जंप करके फर्स्ट शेल में आता है तो कौन सी सीरीज प्रोड्यूस होती है? लेमन सीरीज। ये पिछली वीडियो में बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताया गया था। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ या सेवन्थ या एट्थ से जंप करके, किसी में से भी थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, किसी से भी जंप करके सेकंड शेल में आता है तो कौन सी सीरीज प्रोड्यूस होगी? बामर सीरीज प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से ये सीरीज प्रोड्यूस होती हैं। तो इसका मतलब कि बोहर थ्योरी जो है वो हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाई। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट था जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो के इंट्रोडक्शन में कहा था कि हमने ये तीन चीज़ें पढ़नी हैं कि एक वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव, दैट हैव ऑलरेडी टेकन अप, एंड हाउ बोहर थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, दैट हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन। नाउ वी हैव लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी। तो डेफिनेटली लिमिटेशंस हर थ्योरी की कभी ना कभी आई जाती हैं। तो बोहर की भी लिमिटेशन है, बोहर थ्योरी की भी लिमिटेशन है, और इन लिमिटेशंस के बाद ही हम मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है, बोहर थ्योरी जो थी ना, लाइन स्पेक्ट्रा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम का एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम मतलब हाइड्रोजन एटम में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो बोहर थ्योरी थी जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, बोहर के बाद बहुत सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ये प्रिज्म है, ये कोई सोर्स है, किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम को आपने यहाँ पे रखा हुआ है, से कुछ भी हो सकता है, से क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी तो उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करेंगे। तो बोहर ने सिर्फ इस एक लाइन के बारे में बताया था। तो जो बाद वाले साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने कहा कि ये एक अकेली ऐसी लाइन नहीं है, इसके अंदर और भी बड़ी फाइन लाइंस हैं जो कि बोहर ऑब्जर्व नहीं कर पाया। यानी इस अकेली लाइन के अंदर और भी बहुत सारी लाइंस हैं तो वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यानी कि जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन थी बोहर के अकॉर्डिंगली, जैसे लेमन सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंगली तो लेमन सीरीज़ की एक ही लाइन है, लेकिन एक्चुअली एक नहीं, उसके अंदर और भी फाइन लाइंस थी, छोटी छोटी मतलब के थोड़े थोड़े नैनोमीटर के डिस्टेंस पे या पाइकोमीटर डिस्टेंस पे या ऑंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे वो लाइंस थी। बोहर नहीं बता पाया कि ये स्पेक्ट्रल लाइन एक में और भी इतनी फाइनर लाइन कहाँ से आ गई। ये बाद वाले जो बोहर के बाद वाले साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने इसको मॉडिफाई किया। तो ये बोहर थ्योरी की एक बड़ी लिमिटेशन है। ओके, फर्दर थर्ड इसकी लिमिटेशन है, बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। तो जीमन और स्टार्क इफेक्ट की डेफिनेशन मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ। मेरी पीडीएफ में जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ उसमें मिल जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ भी लिखना चाहते हो तो मैं इस तरह से बोलूँगा कि आप लिख सकोगे जीमन इफेक्ट क्या होता है। तो एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का आता है। पहले तो इसके एमसीक्यूज भी बड़े आते होते थे क्योंकि ये नया नया क्वेश्चन था आज से 20 साल पहले, लेकिन अभी ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है तो अब ये सब्जेक्टिव में ही आता है, ऑब्जेक्टिव में तो इतना नहीं आता। तो वो एक क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली डालते हैं, जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। तो पहले जीमन इफेक्ट की डेफिनेशन सुन लीजिए। splitting of spectral line under the influence of
magnetic field is called as Zeeman effect। यानी कि किसी स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो फर्दर फाइन लाइन में ब्रेक कर जाएगा। इस इफेक्ट को जीमन इफेक्ट कहते हैं और बोहर जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जीमन इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बनी? स्प्लिटिंग ऑफ spectral line under the influence of magnetic field is called as Zeeman effect। और स्टार्क इफेक्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस मैग्नेटिक की जगह आपने इलेक्ट्रिकल कर देना है। तो इसमें आपने कहना है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट। मैं रिपीट करता हूं, स्प्लिटिंग ऑफ spectral line under the influence of electric field is called as Stark effect। तो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट एक जैसे ही हैं, बस जीमन इफेक्ट में जो स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होती है, प्रभाव में होती है, और स्टार्क इफेक्ट में जो स्प्लिटिंग है स्पेक्ट्रल लाइन की वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में या इफेक्ट की प्रेजेंस में होती है। तो ये थे आपके जीमन और स्टार्क इफेक्ट। डेफिनेशंस तो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, पर मैंने फिर भी यहाँ पे बता दी है। ये थी इसकी तीसरी लिमिटेशन। चौथी लिमिटेशन इसकी है, बोहर थ्योरी जो है वो मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो भैया ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ना है। ये तो बिल्टअप होगा टाइम के साथ कि मॉलिक्यूल की शेप को कैसे एक्सप्लेन करना है। तो जब केमिकल बॉन्डिंग सारी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल की शेप्स ऐसी होती है तो ऐसी क्यों होती है। जैसे सपोज वाटर की शेप एंगुलर होती है, बेंट शेप होती है या वी शेप होती है, तो क्यों होती है ये आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको ये समझ लगेगा। ठीक है, तो बोहर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की शेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर जो है वो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी? ओके। पांचवी इसकी जो लिमिटेशन है इसके बारे में तो मैं बस यही कहूँगा कि बस इसे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, ये लिमिटेशन हम ख़त्म कर देंगे। बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन डी ब्रोगले प्रिंसिपल एंड हेजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों अलग अलग केमिस्ट हैं। तो डी ब्रोगले ने एक रिलेशनशिप दिया था, डी ब्रोगले रिलेशनशिप, और हेजनबर्ग ने भी एक प्रिंसिपल दिया था जिसका नाम हेजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल था। तो बोहर इन दोनों रिलेशनशिप और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन क्यों करूँ? क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, और डी ब्रोगले रिलेशनशिप पूरा 2 लेक्चर्स का एक टॉपिक है। तो ये इमीडिएटली इसके बाद है, राइट? मतलब बोहर मॉडल ऑफ एटम खत्म होने के बाद हमारा जो पार्ट 2 शुरू होना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, पार्ट 2 में हमने मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है डी ब्रोगले प्रिंसिपल, और जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है हेजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। तो व्हाई शुड वी डिस्टॉर्ट द टॉपिक बाय टेलिंग यू ओनली वन लाइन अबाउट डी ब्रोगले रिलेशनशिप एंड हेजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल? मुझे नहीं लगता कि हमें एक एक लाइन बता के डी ब्रोगले और हेजनबर्ग की इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये फुल फ्लेज टॉपिक है। और इमीडिएटली बोहर मॉडल ऑफ एटम के बाद, मतलब कि जो नेक्स्ट वीडियो इमीडिएटली इसके बाद आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, उसमें हमने शुरू ही डी ब्रोगले प्रिंसिपल से करना है। ठीक है, अब मैं आपको ये लिमिटेशंस हो गई। तो लिमिटेशंस में मैं आपको फिर से बता दूं इसकी जो 5 लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले, बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। ठीक है, बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन कि जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है इज फर्दर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ फाइनर लाइन्स, राइट? बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट।
Bohr could not explain shapes of molecule. And fifth and the last one, Bohr could not explain de Broglie principle and Heisenberg uncertainty principle. I hope you understand this. अब इसके एक दो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में हैं और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कभी नहीं छोड़ने चाहिए. जो भी कोई आपको कहता है कि एनसीईआरटी यार ये भी कोई पढ़ने की चीज़ है, अरे नहीं, एनसीईआरटी में कंटेंट्स कम हो सकते हैं लेकिन उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेक्निकल होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेफरेंस बुक्स के अंदर जो दिए होते हैं उसके कंपैरेटिवली एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही कंसेप्शलाइज्ड होते हैं. इसलिए आपको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए, सारी की सारी सॉल्व करनी चाहिए. और अगर आप खुद नहीं सॉल्व कर पाते तो रेफरेंस बुक्स जो मार्केट में आती हैं, आप कोई भी रेफरेंस बुक लेके आप उसकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं. और बाकी I am also available with you guys, so you can always ask me and come out with your problem so far as any problem of NCERT is concerned. तो बोहर मॉडल ऑफ एटम में हमारे पास तीन या दो ही समझ लो, दो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले हैं. एक है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, न्यूक्लियस और उस शेल के बीच में जो डिस्टेंस है, रेडियस है, उसको हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वेयर. यहाँ पे आर एन का मतलब है कि एन मतलब कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में, फोर्थ में. इसका कोई न्यूमेरिकल में कोई यूसेज नहीं है. ए नॉट एक कांस्टेंट है, इसे बोहर रेडियस कहा जाता है. इसकी वैल्यू 52.9 पिकोमीटर होती है, या आप इसको 0.529 भी ले सकते हैं ऑंगस्ट्रॉम में. और एन स्क्वायर होता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है. अगर फर्स्ट शेल में है तो 1 का स्क्वायर कर दो, अगर सेकंड शेल में है तो 2 का स्क्वायर कर दो. लेकिन ये सिर्फ किसके लिए फॉर्मूला, हाइड्रोजन एटम के लिए. लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है, He+ है, Li2+ है, यानी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है, यानी ये फार्मूला उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा जिन स्पीशीज़ में एक इलेक्ट्रॉन होता है. जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर तो 2 है, यहाँ पे लिखा है He+, यानी प्लस का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया हुआ है. तो हाइड्रोजन में दो तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल हीलियम में दो तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऊपर प्लस का साइन लगा दिया. 2 - 1 = 1. तो हीलियम में हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया. तो क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 हो गया. ऐसे ही लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ऊपर लिखा 2+, यानी कि 2 3 में से माइनस हो गया, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो मतलब ये जो फार्मूला ऊपर आपको मैं इक्वेशन 1 की फॉर्म में दे रहा हूँ, ये स्ट्रिक्टली आपने हाइड्रोजन के लिए यूज़ करना है. और जो फार्मूला मैं आपको इक्वेशन नंबर 2 से दे रहा हूँ, ये आपने हाइड्रोजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आर एन इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, सेम हो गया इक्वेशन 1 अब वाला, अपॉन जेड. अगर हाइड्रोजन होगा तो जेड की वैल्यू तो अपने आप 1 हो जाएगी. तो इसलिए जो इक्वेशन 2 का फार्मूला है, आप सिर्फ इसी को लर्न कर लीजिए. ये हाइड्रोजन के लिए भी एप्लीकेबल है, Li2+ के लिए भी एप्लीकेबल है, He+ के लिए भी एप्लीकेबल है. ये सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो वहाँ पे Z की वैल्यू तो 1 नहीं आएगी. हीलियम होगा तो Z की वैल्यू 2 कर देना, लिथियम होगा तो Z की वैल्यू 3 कर देना. लेकिन ये फॉर्मूला रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने का, इससे ऑर्बिट का रेडियस निकालते हैं. तो ये जो फार्मूला है ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपने तभी यूज़ करना है अगर उन पार्टिकल्स में, एटम्स में, कैटोइन में या एनोइन में एक इलेक्ट्रॉन हो. ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए है. अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. थर्ड इक्वेशन जो है मेरे पास, उसमें हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं.
इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है ना, के शेल में या एल शेल में या एम शेल में या एन शेल में, तो उसकी वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है वी एन इज इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड अपॉन एन। यहाँ पे जो वी नॉट है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये कांस्टेंट है, ये लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, z मतलब एटॉमिक नंबर है, n मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। तो अगर आप ये वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आप ये निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी के साथ, इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी के साथ किसी शेल में मूव कर रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि कहा कि आज मुझे 3 चीज़ें आपको पढ़ानी है, तो वो 3 चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई। एक मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, एक मैंने आपको ये पढ़ाया कि बोहर की जो थ्योरी है वो कैसे एक्सप्लेन कर पाई हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा। फिर मैंने पढ़ाया बोहर थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं, और फाइनली मैंने ये बताया कि किसी ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल्स के लिए निकालना है तो कैसे निकालना है, और इलेक्ट्रॉन की KLMN शेल में जो वेलोसिटी है वो कैसे फाइंड आउट करनी है। आई एम वेरी श्योर दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ कनेक्ट टू मी। थैंक यू वेरी